हेलो एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 के क्लास 11th और 12th में। और ये जो अड्डा है बच्चों, अड्डा क्या है? अड्डा है कामयाबी का। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स का सेशन होने वाला है शुरू, जिसमें हम पढ़ रहे थे बच्चों गवर्नमेंट बजट यानी कि सरकारी बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने पढ़ा था बच्चों कि सरकारी बजट की मीनिंग्स क्या है। आज हम देखेंगे बच्चों सरकारी बजट है वो किस उद्देश्य से बनाया जाता है, यानी कि सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में समझेंगे। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो बच्चों जरा देखते हैं विजय बैच के बारे में। तो बच्चों विजय बैच आपकी परीक्षा को और आपके बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया बैच है, जिसमें बच्चों आप पढ़ोगे वेल क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड फैकल्टीज से। तो बच्चों इसमें आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम्स की क्लासेस लोगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बच्चों अभी तक किसी भी बच्चे ने क्लास लेना शुरू नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से ही क्लास लेना शुरू कर दो। अब बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी क्लास का टाइमिंग क्या है। अपनी क्लास का टाइमिंग है बच्चों 2 बजे। हमारी क्लास का टाइमिंग क्या है बच्चों? रोज दिन में हम 2 बजे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? अड्डा 24/7 के स्कूल में मिलते हैं। और बच्चों चैनल कौन सा है अपना? 11th 12th है, यानी कि ये 2 बजे का मतलब है पूजा मैम की क्लास, 2 बजे का मतलब है इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से फटाफट से विजय बैच में क्लासेस लेना शुरू कर दो। ओके बच्चों, अब देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है बच्चों सरकारी बजट यानी कि गवर्नमेंट बजट, जिसमें हमने पहले क्या देखा था? थोड़ी बहुत मीनिंग देखी थी गवर्नमेंट बजट की। और आज हम क्या देखेंगे? उद्देश्य देखेंगे यानी ऑब्जेक्टिव्स। आज हम देखेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा है? सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था है। क्या है? गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी हमारा चैप्टर है। और हम देखेंगे आज उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं बच्चों और थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम पूजा रावत है। मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। बच्चा पार्टी में नेट क्वालिफाइड हूँ और मुझे आप जैसे प्यारे बच्चों को पढ़ाने का 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आप जैसे प्यारे 3000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो बच्चा पार्टी ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? लाइक कर देना है, सेशन को शेयर करना है। और अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो क्या करना है बच्चों? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जल्दी से बच्चों, जल्दी से ये 3 काम कर लो। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। तो बच्चों की जुड़ा हुआ है हमारे उद्देश्यों से, तो बच्चों शुरू करते हैं। सो लेट्स पुट आवर थिंकिंग कैप ऑन। और अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि बच्चों हमारा जो सरकारी बजट है उसका सेशन शुरू होने वाला है। तो बच्चों शुरू करेंगे। पढ़ क्या रहे हैं हम? अब सरकारी बजट पढ़ रहे हैं और सरकारी बजट में आज हम पढ़ेंगे सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़ेंगे कि किस उद्देश्य से आखिर सरकार क्या करती है, सरकारी बजट बनाती है। सरकारी बजट में हमने क्या समझा था? सरकारी बजट क्या है कि सरकार एक आने वाले वर्ष के लिए क्या करती है? आय और व्यय का क्या बनाती है? एक विवरण बनाती है, जिसमें देखती है कि अनुमानित आय कितनी होगी और हमारे अनुमानित व्यय कितने होंगे, मतलब सरकार के अनुमानित व्यय कितने होंगे। पर बच्चों ये अनुमानित आय और व्यय क्यों किया जाता है, उसके कौन कौन से उद्देश्य है देखेंगे। मुख्य रूप से बच्चों 6 उद्देश्य है। 6 उद्देश्य है जो सरकारी बजट बनाने के उद्देश्य है, जिसमें सरकार क्या करती है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, सरकार को भी आय कहाँ से प्राप्त होगी? सरकार तो कोई कमाने जाती नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरा है कि अब बच्चों सरकार लोगों की सेवा करती है। हमारे देश में सेवा के लिए ही सरकार है। अब बच्चों सरकार को आय कहाँ से होगी? क्योंकि सरकार का व्यय तो बहुत सारा है। जैसे हम भी कहते हैं कि सरकार को सड़कें बनानी चाहिए, सरकार को नालियाँ बनानी चाहिए, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, पर बच्चों खर्चा बहुत है, आय कहाँ से आएगा? तो बच्चों आय और व्यय का लेखा जोखा होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा सरकार क्या करती है बच्चों? देश में कहाँ कैसे निर्माण करना है, देश का विकास कैसे होगा, उसके अलावा बच्चों जो आय की असमानता है उसको कैसे कमी करना, यानी जो आय में जो असमानता आई है उसमें कैसे कमी करना, उसके अलावा बच्चों जो महंगाई है उसका नियंत्रण कैसे करना, ये सब किसमें करती है बच्चों? यहाँ पे सरकारी बजट के माध्यम से ही किया जाता है। तो बच्चों अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य हमारे सामने है जो क्या है? संसाधनों का पुनः आवंटन। कि जो संसाधन उपयोग में ले रहे हैं सब
उन संसाधनों का किस तरह से पुनः आवंटन किया जाएगा, ये बच्चों सरकारी बजट में तय किया जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि बजट नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है देश की आर्थिक लाभ अधिकतमकरण और सामाजिक लोक कल्याण प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का पुनर्गठन करें। यानी सरकार को सिर्फ यही नहीं देखना है कि हम सिर्फ लोक कल्याण करें, यानी कि सिर्फ सामाजिक कार्य करें। सरकार को ये भी देखना है कि सरकार लोक कल्याण के साथ साथ लाभ का भी अधिकतमकरण हो, यानी लाभ भी ज्यादा हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को अपने जो संसाधन है उनको पुनः आवंटित करना पड़ेगा, यानी रीएलोकेट करना पड़ेगा। आगे देखेंगे बच्चों इसी में, तो कहेंगे सरकार संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकती है। सरकार जो है बच्चों संसाधनों का आवंटन किस तरह से होता है उनको प्रभावित करती है। किन किन तरीके से करती है, पहला तो है बच्चों कर नीति से, ठीक है, कर रियायतों या सब्सिडी। अब कर रियायतें या सब्सिडी क्या होती है, कर का कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों, टैक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कर यानी क्या होता है, टैक्स। टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे भारत में, टैक्स का कॉन्सेप्ट है कि बच्चों जो कर जो नियम है वो हर वर्ग के लिए अलग अलग है। यानी कि जिसकी निम्न आय है वो कम कर देगा, जिसकी ज्यादा आय है वो ज्यादा कर देगा। तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो जिसके पास ज्यादा आय है, जो ज्यादा अमीर है, उनसे ज्यादा कर लेके सरकार क्या करेगी, यहाँ पे जिनको बच्चों जो बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिनको जो बच्चे जो लोग खाने के लिए भी तरसते हैं, जिनके पास घर नहीं होता है, उनको कम से कम सरकार क्या दे, उनको ये सब प्रोवाइड करे, बेसिक फैसिलिटीज जिनको दे। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते, कर रियायतों और सब्सिडी के माध्यम से। सब्सिडी क्या दी जाती है, सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। जैसे कि आपने गैस सब्सिडी का भी सुना होगा, जिसमें बच्चों क्या करते हैं हमारे घर वाले, पूरे 900 रुपए दे के आते हैं गैस में और बाकी के थोड़े बहुत पैसे वापस कहाँ आते हैं, अकाउंट में आ जाते हैं। तो बच्चों ये क्या होती है, छूट होती है, या फिर हम कहेंगे सरकार की तरफ से क्या होती है, सब्सिडी होती है। आगे हम देखेंगे मैम कि प्रत्यक्ष रूप से माल और सेवाओं का उत्पादन। कई लोग लाभकारी आर्थिक गतिविधियां हैं, कई गैर लाभकारी आर्थिक गतिविधियां जो निजी क्षेत्र द्वारा नहीं की जाती, जैसे जल आपूर्ति, स्वच्छता, कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय रक्षा आदि, इन्हें सार्वजनिक सामान कहा जाता है। जैसे बच्चों बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो निजी क्षेत्र द्वारा नहीं किए जाते। निजी क्षेत्र क्यों नहीं करता, निजी क्षेत्र बच्चों वही कार्य करता है जहाँ पे उसको लगता है कि लाभ होता है। अब बच्चों अगर हम देखें हमारी अर्थव्यवस्था में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चों विकास की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि जलापूर्ति की बात कर दें, अब बच्चों जलापूर्ति सब जगह समान होनी चाहिए, तो इसके लिए जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सरकार की होती है, ठीक है। स्वच्छता बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रीय रक्षा करना, तो बच्चों ये सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, सरकार के द्वारा होते हैं। और इन सब कार्यों में बहुत भारी मात्रा में पैसा भी व्यय किया जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो मैम कर रियायत और सब्सिडी देके क्या किया जाता है, सरकार अपने जो संसाधन है उनका आवंटनों को प्रभावित करती है। वही प्रत्यक्ष रूप से माल और सेवाओं का उत्पादन करके भी क्या करती है, यहाँ पे आवंटन को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो बच्चों यहाँ पे पहला हमारा उद्देश्य कंप्लीट हो गया, संसाधनों का पुनः आवंटन किस तरह से किया जाता है। आगे हम देखेंगे मैम, अच्छा इसी में है ऐसी गतिविधियां सरकार द्वारा जनहित में और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक रूप से की जाती है। कि बच्चों ये सारी जो गतिविधियां हैं वो सरकार करती है, क्यों करती है, ताकि क्या हो, जनहित यानी कि जो लोग हैं उनका हित हो और क्या हो, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार इन सब का पुनः आवंटन करती है। आगे देखेंगे मैम, दूसरा जो है हमारा उद्देश्य आय और लाभ में असमानताओं को कम करना। बच्चों भारत में आय की जो है, आय की क्या कंडीशन, अगर हम बात करें तो मैम क्या होता है, कुछ लोगों के पास, अगर हम बात करें मैम भारत के जो 10% लोग हैं उनके पास देश का 90% पैसा है। यानी कि क्या होता है, देखो अगर हम बात करें मैम कि भारत में अगर 100% पॉपुलेशन है, उसमें से हमने 2 कैटेगरी बनाई, ठीक है, एक 90% है, एक 10% है, ठीक है, यानी ये 10% लोग हैं। अब बच्चों ये जो 10% लोग हैं इनके पास देश का 90% पैसा है, ठीक है, इनके पास देश का क्या है, 90% पैसा है। और बाकी जो 10% पैसा है वो बच्चों किसके पास है, 90% लोगों के पास, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारे देश में बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं,
और बच्चों क्या है, मध्यस्थ भी है, यानी थोड़े मध्यम आय वर्ग वाले, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। तो बच्चों इसमें भी क्या होती है, आय में असमानताएं बहुत ज्यादा है। अब बच्चों आय में असमानताओं को कम करने के लिए सरकार क्या करती है, उनकी आय पे कर लगाती है, यानी कि जिसकी जितनी ज्यादा आय उतनी कर की राशि ज्यादा होगी। अब बच्चों सरकार को जो कर आता है, देखो सरकार का राजस्व का मुख्य भाग क्या है, कर है, ठीक है। कर से ही सरकार को ज्यादा पैसा आता है। सरकार को क्या होता है, ज्यादा आय कहाँ से होती है बच्चों, करों से ही होती है। अब उन करों का उपयोग कैसे करती है कि यहाँ अमीरों से ज्यादा कर लेके गरीबों में क्या करा जाता है, आवश्यक वस्तुएं बांटी जाती है, जैसे राशन बांट दिया, दवाइयां बांट दी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आय में जो असमानताएं हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे सरकार का लक्ष्य अपनी बजटीय नीति के माध्यम से आय और धन की ऐसी असमानताओं को कम करना। सरकार का उद्देश्य अमीरों पर कर लगाकर गरीबों के कल्याण पर अधिक खर्च करके आय के वितरण को प्रभावित करना है। तो बच्चों देखा यहाँ आपने कि सरकार किस तरह से बजट के, सरकारी बजट में क्या करती है कि आय और धन में जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करती है। आगे का हम देखेंगे बच्चों, अगला जो उद्देश्य है, थर्ड उद्देश्य क्या कहता है, आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता यानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें क्या लाना, उसमें समानताएं लाना। कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, कभी कभी क्या होती है आर्थिक मंदी बहुत आ जाती है। तो बच्चों इनको समाप्त करने के लिए और इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, बजट नीति को अपनाती है, जिसमें क्या करेगी सरकार अपने खर्चों को कम या बढ़ा के क्या करती है, इन पे नियंत्रण करने की कोशिश करती है। तो बच्चों यहाँ पे कहेंगे इसका अर्थ है कीमतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव ना होना। इस तरह के उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा करते हैं, सरकार कर सकती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे कीमतें क्या करती है, अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव करती है। तो इनको अगर इनसे क्या होती है, अनिश्चितता पैदा होती है, और इनको कम करने के लिए क्या करती है, सरकार कार्य करती है, ठीक है। आगे देखेंगे करों और व्यय के माध्यम से इन उतार चढ़ावों पर नियंत्रण रखना। अब सरकार कैसे करेगी, कर और व्यय के माध्यम से क्या किया जाता है, इन पे उतार चढ़ाव पे नियंत्रण रखा जाता है। कि अगर हम बात करें मैम, अगर महंगाई ज्यादा बढ़ गई, अब महंगाई यानी मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही है, तो उस समय क्या होगा, उस समय यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होगी, तो उस समय क्या किया जाता है, सरकार क्या करेगी, कर बढ़ा देगी, यानी कर की जो दर है बढ़ा देगी। अब जब कर की दर ज्यादा बढ़ेगी तो सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा, और इससे अर्थव्यवस्था में पैसा क्या होगा, कम होगा, और इससे मुद्रास्फीति की क्या होगी, जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई है उसमें क्या होगी, कमी होएगी। तो हम कहेंगे मैम मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति तब उभरती है जब कुल मांग समग्र आपूर्ति से अधिक होती है। सरकार अपने स्वयं के खर्चों को कम करके पुनः कुल मांग को कम कर सकती है। अब बच्चों जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तब कुल मांग क्या होती है बच्चों, कुल आपूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है, और उस समय क्या होती है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेगी सरकार, यहाँ पे अपने जो खर्चे हैं उनको कम करेगी, और जिससे क्या होगा, कुल मांग में भी क्या होगी, कमी आएगी, और इससे मुद्रास्फीति को काबू पाया जाएगा। आगे हम देखेंगे मैम, अगर मंदी की स्थिति है तो क्या होगा, तो अपस्फीति के दौरान, अपस्फीति यानी कि क्या होता है, मंदी की स्थिति, ठीक है, सरकार अपना खर्च बढ़ा सकती है और कर रियायतों और सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या कहा था, मुद्रास्फीति में क्या करेगी, करों की दरें बढ़ा देगी, ठीक है। अब मैम अगर अपस्फीति यानी मंदी की, अब मंदी में क्या होता है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या करेगी सरकार, अपना खर्च बढ़ा देगी। अब जैसे सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी, पैसे कहाँ आएंगे, अर्थव्यवस्था में आएंगे। उसी के अलावा कर रियायतें, मतलब करों में छूट देगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है नहीं, ज्यादा पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो वो कर कहाँ से देंगे, तो करों में रियायतें दी जाती है, छूट दी जाती है, सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा, सब्सिडी देती है, और इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति और यहाँ पे अपस्फीति को जो स्थिति है उसको कंट्रोल में लाया जाता है। तो बच्चों देखा यहाँ पे कि किस तरह से जो आर्थिक स्थिरता है वह लाने के प्रयास किए गए। आगे देखेंगे बच्चों संक्षिप्त में, मुद्रास्फीति के दौरान अधिशेष बजट और अपस्फीति के दौरान घाटे के बजट की नीतियां अपनाई जाती है, अर्थव्यवस्था की कीमतों की स्थिरता बनाए रखने में मदद रखती है। कि अगर हम बात करें बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि घाटे का जो बजट है
या अधिशेष का जो बजट है वो कब अपनाया जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना, घाटे का जो बजट है वो कब अपनाया जाएगा? वो यहाँ पे अपस्फीति की स्थिति में अपनाया जाएगा। वहीं अधिशेष जो बजट है वो कब अपनाया जाता है? मुद्रास्फीति की स्थिति में अपनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे कीमतों में स्थिरता लाने के लिए इस तरह से बजट की व्यवस्था की गई है। आगे देखेंगे बच्चों, अगर हम बात करें तो मैम अगला है हमारा बच्चों फोर्थ है, और फोर्थ उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। अब बच्चों सरकार के खुद के उद्योग भी होते हैं, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा भी है कि मैम सरकार के कितने ही सारे उद्योग हैं, जैसे परिवहन कंपनियां हो गई, रोडवेज बसें आप देख रहे हो, सरकार के खुद के होटल्स होते हैं, खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, मतलब खुद उत्पादन भी करती है, जैसे सरकारी मिलें हो गई, कपड़ों की मिल हो गई, या फिर कुछ ना कुछ जैसे कि तेल उत्पादन रिफाइनरी होगी, ये सब उद्योग होते हैं। ठीक है बच्चों, पर ये उद्योग जो होते हैं वो किस कार्य के लिए? ये इस कार्य के लिए ताकि सरकार क्या कर सकती है, उन उद्योगों से क्या करती है कि कल्याणकारी योजना है उनका क्रियान्वयन कर सके। ठीक है, तो हम कहेंगे बड़ी संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, विशेषकर प्राकृतिक एकाधिकार वाले, यानी ऐसे उद्योग जो क्या होते हैं, जिनका प्राकृतिक एकाधिकार होता है, जैसे कि रिफाइनरीज हो गई। ठीक है, यानी प्राकृतिक एकाधिकार हो गया। अब बच्चों इनका सरकार क्या करती है, इनमें उद्योगों में उत्पादन करती है, और उनका उपयोग किसके लिए होता है? जनता के सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित और प्रबंधित हो। यानी कि ये जो उद्योग होते हैं वो सरकार के कल्याण लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए स्थापित होते हैं और क्या होते हैं? प्रतिबंधित होते हैं। आगे देखेंगे इसी में, ऐसे उद्योगों में प्रबंधन और इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान करने के उद्देश्य से बजट तैयार किया जाता है। अब बच्चों इन उद्योगों के क्रियान्वयन के लिए या फिर प्रबंधन के लिए बजट में क्या होता है? वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आगे देखेंगे मैम, अगला है हमारा पॉइंट मैम आर्थिक विकास। क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आर्थिक विकास से क्या समझते हैं कि देश का क्या होना? विकास होना, देश में उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि होना। ऐसे मतलब सरकार क्या करती है? व्यय करती है। अब व्यय क्यों करती है? ताकि देश का क्या हो? विकास हो, ताकि वस्तुओं और सेवाओं को क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, जीडीपी में वृद्धि हो। अगर कोई निजी क्षेत्र है उसमें भी सरकार क्या करती है बच्चों? इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार व्यय करती है, ताकि उसका भी क्या हो? उससे देश का क्या हो? उत्पादन में वृद्धि हो। तो बच्चों यहाँ पे आर्थिक विकास से तात्पर्य क्या है? किसी अर्थव्यवस्था के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में स्थायी वृद्धि से है, कि देश में जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है इसमें क्या हो? एक स्टेबिलिटी हो, एक स्थायी रूप से क्या होनी? वृद्धि करना। ठीक है, आगे देखेंगे मैम, यदि सरकार उत्पादक उद्यमों और परियोजनाओं के लिए कर छूट और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करती है तो यह अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को प्रोत्साहन कर सकता है। अगर हम बात करें मैम कि सरकार क्या करे, जो उत्पादक उद्यमी, ठीक है, जो उद्योग क्या कर रहे हैं? उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैम यहाँ पे उनके उद्योगों और परियोजना के लिए सरकार क्या कर सकती है कि अगर हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे या परियोजनाएं आए, तो उसके लिए सरकार क्या करती है? जो कर की दरें हैं उनमें रियायतें कर देती है, यानी कम कर देती है, उनको सब्सिडी देती है, उनको छूट देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? प्रोडक्शन हो। ठीक है, और मैम अर्थव्यवस्था में इससे क्या होगा? जो पैसा बचेगा उससे बचत और निवेश होगा, और इससे देश में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे मैम, अगर बात करें तो एक अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे पर खर्च करने से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों में वृद्धि होती है। कि मैम अगर हम बात करें कि एक अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है, बुनियादी ढांचा यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैम जो देश के विकास का प्रतीक है। जैसे कि हम अगर बात करें किसी भी गांव में बस स्टैंड नहीं है, अगर वहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा बस स्टैंड बना दो तो क्या होगा? तो क्या होगी? बसें आके वहाँ पे आराम से रुकेंगी, आराम से लोग उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही प्रत्येक देश का एक क्या होती है? एक बच्चों बुनियादी ढांचा होता है, जैसे देश के विकास के लिए वो जरूरी होता है। जैसे एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए, अच्छी सड़कें हो गई, स्वच्छता हो गई। ठीक है, और बच्चों नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। तो बच्चों देश के लिए ये भी जरूरी है कि बुनियादी ढांचे पे खर्च करें। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में वृद्धि होती है। अब बच्चों जैसे ही संरचनात्मक या बुनियादी ढांचे पे क्या करना? खर्च करेगी, तो बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होगा? उनमें उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। आगे देखेंगे मैम, सरकारी व्यय
एक प्रमुख कारक है जो एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न करता है, जो निजी क्षेत्र में भी विकास को प्रोत्साहित करता है। कि मैम अगर हम बात करें जो सरकारी व्यय है वो किस कार्य का है, मतलब उसका प्रमुख कारक क्या है, तो कहेंगे एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग उत्पन्न होती है। हम भी जानते हैं मैम, हमें भी कभी ये वस्तु चाहिए कभी वो वस्तु चाहिए, ऐसी पूरी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग होती है। और निजी क्षेत्रों में भी सरकार क्या करती है, उनके विकास के लिए क्या करती है, इनके विकास के लिए पैसे लगाती है, जिससे क्या हो, देश का क्या हो, विकास हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 5th पॉइंट। आगे देखेंगे बच्चों इसी में, हालांकि इस तरह का व्यय छूट और सब्सिडी की योजना बनाने से पहले सरकार को मुद्रास्फीति की दर, करों की दर की जांच करनी चाहिए। साथ ही व्यय के वित्त पोषण के लिए भी ये बहुत अधिक है। ये सारी योजनाएं बनाने और इतना सोचने से पहले सरकार को करों, सब्सिडी और इन सब के लिए एक योजना बना के चलना पड़ता है, जिसके लिए क्या होगा, आगे क्या परिणाम हो सकते हैं इसके, ये भी ध्यान देना जरूरी है। आगे देखेंगे मैम, लास्ट है अपना क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। कि मैम हम जानते हैं हमारे देश में क्या है, या तो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं और कुछ मध्यस्थ हैं, यानी क्षेत्रीय असमानताएं बहुत है। ठीक है, अब अमीर लोगों को अगर ज्यादा पैसा मिलेगा तो क्या होगा, वो और अमीर होते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे सरकार क्या करती है, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनको कम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे उन लोगों को क्या करना, जिनके पास ज्यादा आय आएगी उन पर ज्यादा कर लगाना और उस कर की राशि को उन क्षेत्रों में पहुंचाना, यानी कि जहां लोगों को ढंग से शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, उन लोगों को वहां पे सारी ही सुविधाएं पहुंचाना, जिससे क्या होगा, क्षेत्रीय असमानताएं जो है उसमें कमी आएगी। तो मैम हम कहेंगे कि सरकारी बजट का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों का उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी कराधान और व्यय नीति के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। यानी कर की जो प्रोसीजर है, वही व्यय का जो प्रोसीजर है, व्यय की जो नीति है, इनमें जो है इनके माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, असमानताएं जो चल रही है, क्षेत्रीय असमानताएं, उनमें कमी करी जाती है। बच्चों कितनी ही जगह ऐसी होती है, जैसे बहुत जो क्षेत्रीय, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें नॉर्मल जो है बिजली की सुविधाएं नहीं होती है, पानी की सुविधाएं नहीं होती है, वहीं बच्चों प्रॉपर सड़कें नहीं बनी होती है, जंगलों में लोग रहते हैं। तो बच्चों वहां तक सारी सुविधाएं पहुंचेगी कैसे, सरकार के पास पैसा आएगा कैसे। तो बच्चों यहीं पे जो अमीर वर्ग है उन्हीं से कर की नीति लेके, यानी कर लगा के उन पे जो पैसा आता है वो उन पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, ताकि वो भी सामाजिक रूप से क्या हो, थोड़े से उनका जो स्तर है थोड़ा सा ऊपर बढ़े। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे बच्चों सरकारी बजट के उद्देश्य, और आई होप आपको भी समझ में आए होंगे सरकारी बजट के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो बच्चों ये है आपके लिए एक होमवर्क जो क्या कह रहा है, बजट एक है वित्तीय विवरण, मौद्रिक विवरण, राजनीतिक बयान सभी, और इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कैसे देना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों कोई भी आज के सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर व्हाट्सअप कर देना कि मैम हमें इसमें यहाँ समझ में नहीं आया। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 का जो हमारे टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी सारी अपकमिंग सेशन की जानकारी। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे बच्चों नोट्स। उसी के अलावा बच्चों आपकी सुविधा के लिए अड्डा 24/7 लेके आया एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिससे जुड़ के आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। टेलीग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सरकारी बजट के उद्देश्य देखे कि सरकारी बजट के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और आई होप आपको भी समझ में आया होगा कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। और अभी तक किसी बच्चे ने अड्डा 24/7 के क्लास 11-12 का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, और बच्चों जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बच्चों आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बच्चों क्या कमेंट करना है, कमेंट करना है मैम, क्या होमवर्क कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, और बच्चों मेरी तरफ से और अड्डा 24/7 की पूरी स्कूल टीम की तरफ से आप सभी को बच्चों हैप्पी दिवाली। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों पार्टी, ओके खूब खाना खाना है, मिठाइयाँ खानी है, दिए जलाने हैं, प्यार बांटना है, ठीक है, और पढ़ाई भी करनी।
पटाखे नहीं छोड़ने, क्योंकि पटाखे छोड़ने से प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, खूब खुश रहो, खुशहाल रहो, ऐसे ही हंसते खेलते रहो। ठीक है बच्चों, गाते रहो, हंसते खेलते रहो, मिठाई खाते रहो। ओके बच्चों, मिलते हैं। बाय बाय टू यू ऑल, बाय बच्चों पार्टी, बाय। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, हैप्पी दिवाली।